हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू इन्फो वर्ल्ड। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। एकमात्र ऐसा इवेंट जिसने दुनिया बदल कर रख दी, लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसी वजहें रही होंगी जिसकी वजह से इस तरह की त्रासदी दुनिया को देखनी पड़ी और किस तरह से इस सब चीज़ों से बचा जा सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, 1937 आते आते जापान बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता था, जिसके लिए उसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। अब वो नेचुरल रिसोर्सेज उसे ऑयल, मिनरल, स्टील के रूप में चाहिए थे, जिससे कि वो अपना विस्तारवाद जो है उसे बढ़ा सके एशिया और पैसिफिक में। दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स को भी यही लग रहा था, उसका भी इंटरेस्ट एशिया और पैसिफिक में अपनी सुप्रीमेसी कायम करने की थी। यूएस कांग्रेस ने जापान के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जैसे कि उनके बिजनेसेस और भी कई सारी चीज़ों को लगा दिया था। और अगर वो रिस्ट्रिक्शन जापान नहीं मानता तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जापान के जो एसेट्स हैं यूएस में उनको फ्रीज किया जाएगा। तीसरा जो कारण था, प्रेसिडेंट रूसोवोल्ट ने क्या किया कि यूएस के कुछ फ्लीट्स को कैलिफोर्निया से पर्ल हार्बर की तरफ 1939 में मूव कर दिया। ये मूव जापान को एक थ्रेट की तरह लगने लगा। जापान क्योंकि चाहता था कि वो पैसिफिक ओशन में अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी कायम कर दे, इसके कारण जापान ने सोचा कि अब इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, हमें पहले अटैक करना पड़ेगा। जिसकी वजह से जापान ने अटैक प्लान किया और जापान ने पर्ल हार्बर का अटैक किया। अटैक के बाद जापान ने तकरीबन 2500 लोगों को वहाँ पे मारा, अमेरिकन को मारा, और 18 शिप्स, डिस्ट्रॉयर शिप्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तकरीबन 300 प्लेन्स को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था अमेरिका के लिए। जापान को लग रहा था कि अगर हम इस तरह का इतना बड़ा नुकसान कर देंगे तो शायद पॉसिबल है कि अमेरिका अपनी हार मान ले और हमारी सुप्रीमेसी कायम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने रिटेलिएट करने की सोची, लेकिन अमेरिका ये जानता था कि अगर हम नॉर्मल युद्ध करेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक चल सकता है और उसमें काफ़ी जाने जाएंगी, अमेरिकन सोल्जर की जाने जा सकती हैं इसमें। तो उसी वक्त अमेरिका ने सोचा कि हम अपने बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमने डेवलप किए हैं। इसी कारण से अमेरिका ने 4 ऐसे शहर उनके जोड़े जिसमें वो बम को डिफ्यूज़ कर सके। वो जो शहर थे वो थे हिरोशिमा, काकुरा, नागासाकी और निगेटी। ये चारों शहर इसलिए चूज़ किए गए थे, इसमें से बेसिकली हिरोशिमा और नागासाकी इसलिए चूज़ किए गए क्योंकि वो कभी वॉर में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। तो जिस तरह से जापान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया था, अमेरिका भी उसी तरह से ज़्यादा नुकसान करना चाहता था, जिसके कारण अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे टारगेट्स को चुना। लेकिन ये सब चीज़ शुरू होने से पहले एक काम हुआ था, पोट्सडाम डिक्लेरेशन का। अमेरिका ने पोट्सडाम डिक्लेरेशन के थ्रू जापान से इनिशियली फेज में कहा था कि आप बिना किसी कंडीशन के सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जापान ने इस पोट्सडाम डिक्लेरेशन को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद शुरू हुई यूएस की रिटेलिएट करने की बारी। अब यूएस ने जब चारों टारगेट्स को चूज कर लिया तो पहला बम यूएस ने B-29 सुपरफास्टर बॉम्बर नाम के एक जहाज, जिसका नाम एनोला गे रखा गया था, उसके थ्रू उसे ड्रॉप करवाया हिरोशिमा पे। और 6 अगस्त 1945 पॉल तिब्बत ने इस बॉम्ब को ड्रॉप किया, जो कि यूरेनियम बेस्ड था। बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। ये बॉम्ब जैसे ही नागासाकी के जैसे ही हिरोशिमा के ऊपर गिरा, इस बॉम्ब ने तकरीबन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड्स की एक
हीट उत्पन्न की और जिसके कारण बहुत ज़्यादा मौतें हुई। बताया जाता है कि तकरीबन 2,37,000 लोग मारे गए बॉम्ब से डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आने पे या एक्सपोजर रिलेटेड इश्यूज होने में या इंजरीज की वजह से। बहुत सारे घर जल गए, सब चीज़ बर्बाद हो गई। इवन वहाँ पे जो पेड़ थे वो भी अ, वो भी सारे मतलब इस तरह से सूख गए थे। बहुत ज़्यादा त्रासदी हो गई थी। अ, बताया ये जाता है कि कुछ लोग तो मिनटों में भाप बनकर उड़ गए थे, क्योंकि 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको आप कंपेयर ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए स्टील जो काफ़ी रिजिड एलिमेंट होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड थे। तो आप इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि जब इतना ज़्यादा हीट होगा तो आदमी भाप बनकर उड़ ही जाएगा। लेकिन जो लोग भाप बन के उड़ गए उनकी मौत तो काफ़ी बेहतर मौत मानी जाती है, क्योंकि उन्हें पेन का तो पता ही नहीं चला होगा। लेकिन जो लोग उसके बाद बच गए और काफ़ी लंबे समय तक अस्पताल में रहे या रेडिएशंस की मार झेली उन्होंने, उनके लिए बहुत ही दुखदायक ये सफ़र रहा है। और सबसे ज़्यादा भयावह मौत उन्हें ही मिली है। इसके बाद तकरीबन सिटीज़ के 90,000 बिल्डिंग्स और 90,000 लोग और 60,000 बिल्डिंग्स जो है, माफ़ कीजिएगा, 90,000 बिल्डिंग्स और 7,000 डिस्ट्रॉय हो गए। और इसमें काफ़ी सारे जो सर्वाइवर थे उनका घर भी तबाह हो गया था। तो ये कुछ दृश्य हैं जो आप देख सकते हैं। कितनी भयानक तरह से, मतलब बहुत ही दुखद घटना है ये। अ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं, इसे देख करके आपको पता चलेगा कि ये देखिए कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जापान ने फिर भी सरेंडर नहीं किया। जब जापान ने सरेंडर नहीं किया तो 9 अगस्त 1945 को सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम फैट मैन था, उसे नागासाकी पर ड्रॉप कर दिया गया। नागासाकी पर ड्रॉप करने के लिए भी B-29 बॉम्बर, ये उस वक्त के बहुत ही मास्टर प्लेन हुआ करते थे, काफ़ी हैवी वेट लेकर के उड़ सकते थे। इस प्लेन का नाम बॉक्सकार था और इस प्लेन का काम था नागासाकी के ऊपर फैट मैन को गिराना। इस जब फैट मैन गिरा तो फैट मैन ने तकरीबन 1,35,000 लोगों की जानें ली और सेम उसी तरह से 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी उत्पन्न की थी। और ये भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। जब ये दोनों बॉम्ब गिरे तो जापान को लगा कि अब इससे और ज़्यादा निपटा नहीं जा सकता, और अगर क्योंकि हम इस तरह के वॉर को कंटिन्यू करेंगे तो इसे हम रिटेलिएट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और इस तरह से तो सारा जापान तबाह हो जाएगा। फाइनली उन्होंने जापान को सरेंडर कर दिया और पोट्सडाम डिक्लेरेशन को साइन कर लिया 14 अगस्त 1945 को। इसके बाद पीस कायम हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं हमें कुछ सीख भी देती हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या इस तरह के जो घातक हथियार हैं, क्या वो देशों को रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। ये एटॉमिक बॉम्ब उस ज़माने का है जब एटॉमिक बॉम्ब फर्स्ट टाइम इवेल्युएट हुआ था या पहली बार आया था इसमें, और फर्स्ट टाइम एक ही बार यूज़ हुआ है। आज के बॉम्ब देखेंगे या आज के इस तरह की अगर हम आर्टिलरीज या कुछ देखेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा घातक है। तो क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इस तरह का घातक हथियार किसी भी देश को रखना चाहिए? ये पूरी मानव जाति को बर्बाद कर सकता है। आप ये सोचिए कि अगर इस तरह का हथियार कभी भी चल गया तो वो सिर्फ उस देश या उसके आस पड़ोस के देश को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पूरी मानव जाति को नुकसान पहुंचा सकता है। सो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए, क्या देशों को इस तरह के हथियार खुद ही गिव अप नहीं कर देने चाहिए, या आप ये मानते हैं कि छोटे देश जो हैं उनके लिए ये हथियार बहुत ही सही है, बिकॉज उनके पास अगर इस तरह के हथियार होंगे तो बड़े देश उनको आंखें नहीं दिखा पाएंगे। एनीवेज, ये था आज का हमारा टॉपिक, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी जानकारी वाले वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।